अगर आपकी इच्छा कैंडी खाने की है तो आप एक कैंडी बाजार से खरीद लेते हैं। आप एक कैंडी खा चुके हैं और आपका कैंडी खाने की और इच्छा है तो आप 2 या 3 कैंडी बाजार से और खरीद लेते हैं। इस तरीके से आप 3-4 कैंडी खा चुके होते हैं। अब क्या होता है कि आप ऑलरेडी 8 कैंडी खा चुके हैं और आपके पास बाजार में कुछ और कैंडी आ जाती हैं, आपको कहती हैं भई कुछ 30-32 कैंडी और खा लो। तब आप क्या करते हैं? क्या आप उन्हें खरीदते हैं, नहीं खरीदते हैं या फिर उसे खाना पसंद नहीं करते हैं? ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो आपको एक्स्ट्रा मतलब 8 कैंडीज ऑलरेडी आप कंज्यूम कर चुके हैं, उसके बाद भी आपको 32 कैंडीज दी जा रही हैं कि आप इन्हें खरीद लीजिए या कंज्यूम कर लीजिए, तो आप इन सभी कैंडीज को या तो कैंसिल कर देते हैं या फिर इसके कुछ पार्ट्स को जो है कंज्यूम नहीं करना चाहते या खरीदने से मना कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इस बात को इस ऐसा ऐसा क्यों होता है, इस बात को जानने के लिए इकोनॉमिक्स में एक थ्योरी दी जाती है। उसका नाम है, उस सिद्धांत का नाम है, एक नियम बताया जाता है, उसे कहते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसे हम शॉर्टकट में LDMU भी कहते हैं। LDMU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आइए देखते हैं कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है। उपयोगिता ह्रास नियम या लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, कभी कभार इसे DMU भी कहा जाता है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, उपयोगिता ह्रास नियम। इस नियम के अनुसार किसी एक वस्तु की एक से अधिक इकाइयों का उपभोग करने पर प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता कम होती जाती है। यह स्टेटमेंट क्या कहना चाहता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। With increase in consumption of more quantities of a goods, the utility gained from each additional unit tends to decrease. हम इस नियम को गणनावाचक दृष्टिकोण, जो उपयोगिता के विश्लेषण का गणनावाचक दृष्टिकोण है, उससे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई एक वस्तु है, सेब, और सेब की कुछ इकाइयों का उपभोग किया जा रहा है। और इन इकाइयों से मिलने वाली उपयोगिता को हम यहाँ पर लिख रहे हैं सीमांत उपयोगिता। प्रत्येक सेब की प्रत्येक इकाई से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता। जब एक इकाई का उपभोग किया जा रहा है तो इससे मिलने वाली सीमांत उपयोगिता 10 यूनिट है। 2 इकाइयों का उपभोग करने पर सेब की दूसरी इकाई, प्रत्येक एडिशनल यूनिट कहता है, यानी प्रत्येक अतिरिक्त इकाई का मतलब यह है कि अगर हम 2 इकाई का उपभोग कर रहे हैं तो जो दूसरी इकाई है वो अतिरिक्त इकाई है, एडिशनल यूनिट है। तो 2 इकाई का उपभोग करने पर जो सीमांत उपयोगिता मिलती है वो उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार 10 से कम होती है। मैं यहाँ पर 9 लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं कि 9 ही होगी, 8 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, किसी केस में 0 भी हो सकती है, लेकिन हम यहाँ पर उसे 9 लिख रहे हैं। हमें सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि दूसरी यूनिट से मिलने वाली उपयोगिता पहली यूनिट से मिलने वाली उपयोगिता से कम होगी। इसी को हम जो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं या उपयोगिता ह्रास नियम कहा जाता है। ऐसे अगर सेब की 3 इकाई का उपभोग किया जाता है तो तीसरी यूनिट, या जो तीसरी मतलब जो एडिशनल यूनिट है, थर्ड, 2 यूनिट का पहले से उपभोग किया जा चुका है, जो थर्ड यूनिट है जिसको हम एडिशनल यूनिट कह रहे हैं, अतिरिक्त इकाई कह रहे हैं, तो इस अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली उपयोगिता 9 से कम होगी या कम होती है। बिल्कुल ऐसे ही चौथी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता तीसरी इकाई से मिलने वाली उपयोगिता से भी कम होती है। तो इस तरीके से जैसे जैसे सेब की इकाइयों का उपभोग बढ़ाया जाता है, सेब की ज़्यादा इकाइयों का उपभोग किया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से, तो प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है उसमें लगातार गिरावट आती जाती है। इसी को हम उपयोगिता ह्रास नियम कहते हैं। हम अपने रोज़ के व्यवहार में देखते हैं कि अगर किसी वस्तु की हमारे पास अधिक मात्रा उपलब्ध है तो हमें उसकी कम ज़रूरत महसूस, हम उसकी इच्छा कम करते हैं। अधिक मात्रा उपलब्ध है तो इच्छा कम होती है, और बिल्कुल इसका विपरीत भी होता है। अगर मात्रा कम मात्रा है तो फिर इच्छा अधिक हो जाती है। ठीक है, इसे प्रोफेसर मार्शल ने सबसे पहले कहा था, मोर वी हैव लेस वी वांट, मोर वी हैव लेस वी वांट। इस फिनोमेना को अर्थशास्त्रियों ने उपयोगिता ह्रास नियम कहा है, और उपयोगिता ह्रास नियम की तरह स्थापित करने का इसका जो श्रेय जाता है सबसे पहले, वह प्रोफेसर मार्शल को नहीं जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, प्रोफेसर मार्शल उपयोगिता ह्रास नियम का जो इसकी फाउंडर प्रोफेसर मार्शल नहीं है, बल्कि उनका नाम है प्रोफेसर गॉसेन, GOSSEN, थोड़ा सा गोसेन
एम नहीं है, एन है। पेन थोड़ा गड़बड़ चल रहा है हमारा। प्रोफेसर गोसेन। तो उपयोगिता ह्रास नियम किसने बनाया, अगर इस तरह का प्रश्न आता है या इससे कहीं पर बात होती है कि उपयोगिता ह्रास नियम किसने इन्वेंट किया, किसने बनाया, किसने स्थापित किया, तो हम नाम लेते हैं प्रोफेसर गॉसेन का।
उपयोगिता ह्रास नियम को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम जब समझते हैं तो हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, और हम लोग जानते हैं कि कार्टेशियन प्लेन में दो एक्सेस होती हैं, एक्स और वाई। तो एक्स एक्सिस पर हम नंबर ऑफ यूनिट्स शो करते हैं, यानी उपभोग की मात्रा को शो करते हैं। यहाँ पर एन को शो करेंगे हम। जहाँ पर एक्स और वाई दोनों एक्सिस मिलती हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन पर वाई एक्सिस पर शो जो वैल्यू होती है उसकी वैल्यू 0 होती है ओरिजिन पर, और एक्स एक्सिस पर हमने जो मूल्य दिखाया है, जो वेरिएबल शो कर रहे हैं, उसकी वैल्यू भी 0 होती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि मोर वाई लेस वाई, और यहाँ पर लिख सकते हैं मोर ऑफ एक्स और लेस ऑफ एक्स। यानी अगर हम n को इस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो n में कमी आएगी, और n को अगर राइट साइड में ले जाएंगे तो n में वृद्धि होती है। ऐसे ही अगर हम y को नीचे की ओर लाएंगे तो y में कमी होगी, और अगर y को ऊपर की ओर ले जाते हैं तो y में वृद्धि होती है। y पे हम 3 यूनिट्स को शो कर रहे हैं। ये 3 यूनिट्स हैं टोटल यूटिलिटी, दूसरी यूनिट है मार्जिनल, दूसरी वैल्यू वेरिएबल, एक वेरिएबल टी यू हम वाई पर शो कर रहे हैं, दूसरा वेरिएबल एम यू शो कर रहे हैं, और तीसरा वेरिएबल है जो हम इस पर शो करेंगे वो है ए यू। और एक्स एक्सिस पर हम शो कर रहे हैं उपभोग की मात्रा। इस तरीके से हम इसको जो हम ये पॉइंट्स बना रहे हैं, उपभोग की मात्रा को दिखा रहे हैं। अब हम 0 से शुरू करते हैं। जब 0 उपभोग है तो उपयोगिताएं 0 है ना। हम सबसे पहले देखते हैं सीमांत उपयोगिता का क्या होता है। एक इकाई का उपभोग करने पर सीमांत उपयोगिता हमें मिलती है 10 यूनिट के बराबर। यहाँ पर हम नंबर्स शो करते हैं, इधर 100 लिख लेते हैं, 5, इस तरीके से नंबर हो सकते हैं। तो मान लीजिए ये पॉइंट है जो हमें इतनी सीमांत उपयोगिता शो कर रहा है, तो ये कर्व इस तरीके से बनता है। और ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सीमांत उपयोगिता 0 है। तो हम क्या करते हैं, इस डायग्राम को इस तरीके से बनाते हैं, इस तरीके से, ठीक है। और इसके आगे हम इस लाइन को नीचे भी डाल देते हैं। नीचे इसलिए भेज देते हैं क्योंकि हमें पता है सीमांत उपयोगिता 0 नेगेटिव भी होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि कुल उपयोगिता के साथ क्या होता है। जहाँ पे जिस पॉइंट पे सीमांत उपयोगिता 0 है, यहाँ पे कुल उपयोगिता मैक्सिमम होती है, और इसके बाद कुल उपयोगिता नीचे की ओर गिरने लगती है, और इसके पहले भी नीचे की ओर होती है, लेकिन पहले बढ़ रही होती है और बाद में कम हो जाती है। ये डिफरेंस है। तो ये हमारा टी यू कर्व बन जाता है। और जो एवरेज यूटिलिटी कर्व है वो भी इस तरीके से बनता है, सेम इस पॉइंट पर जहाँ पर तीनों बराबर हैं। फर्स्ट यूनिट पर टी यू, ए यू और एम यू तीनों बराबर होते हैं। इसके बाद एवरेज यूटिलिटी बढ़ती है, और एक पॉइंट के बाद ये एम यू से अधिक हो जाती है, एम यू से ऊपर चली जाती है, फिर गिरने लगती है। लेकिन ए यू कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, यानी एक्स एक्सिस के नीचे ये कर्व हमारा नहीं आता है। आगे हम अगर करते जाएंगे, जब हमारा टोटल यूटिलिटी नेगेटिव हो जाएगा, तब ए यू भी टेक्निकली या मैथमेटिकली नेगेटिव हो जाता है। लेकिन इस एरिया में, इस एरिया मतलब जो उपयोगिता का नेगेटिव जोन है, इस जोन में उपभोक्ता कभी भी उपभोग नहीं करता है। अगर कोई उपभोक्ता किसी वस्तु का उपभोग कर रहा है तो वो 0 इस ओरिजिन से शुरू होकर मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, जहाँ पे सीमांत उपयोगिता 0 हो रही है, यहाँ तक जाता है। इसके बाद ये यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, इसके आगे उपभोग नहीं करता है, क्योंकि उपयोगिता का नेगेटिव जोन है। यहाँ पे अगर इधर उपभोग करेगा तो इसका मतलब यह है कि उपभोग करने से कष्ट भी उठा रहा है और पैसे भी, कीमत भी चुका रहा है ना। कीमत चुकाना और कष्ट उठाना दोनों अगर एक साथ है तो कोई भी उपभोक्ता वस्तु को नहीं उपभोग करता है। और ये तब होता है जब हम उपयोगिता के नेगेटिव जोन में पहुंच जाते हैं। तो कोई भी उपभोक्ता उपभोग के नेगेटिव जोन में नहीं होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो सीमांत उपयोगिता, औसत उपयोगिता और कुल उपयोगिता है, उपयोगिता ह्रास नियम में हम उसको इस तरीके से ग्राफ के रूप में शो कर सकते हैं, उसको ग्राफ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। उपयोगिता ह्रास नियम के अनुप्रयोग क्या हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, इसकी अब हम बात करते हैं। हम 2 उदाहरण यहाँ पे लेंगे। एक उदाहरण लेंगे हम अपनी डेली लाइफ का, और एक उदाहरण लेते हैं हम सरकार की नीतियों की ओर से, ठीक है। तो हम पहला उदाहरण लेते हैं, एक बायर। जब आप एक बायर की तरह एक सामान खरीदने बाजार जाते हैं, मान लीजिए आप सामान खरीदना चाहते हैं, आप सेब खरीदना चाहते हैं, ठीक है, ये वस्तु है और आप इसे खरीदना चाहते हैं, आपके पास सेब नहीं है इसीलिए खरीदना चाहते हैं। और जो सेलर हैं, मान लीजिए सेलर मार्केट में
दो तीन ठेले वाले मान लेते हैं, या तीन फल की दुकानें हैं, ठीक है। तो जब आप सेब खरीदने के लिए इनके पास इस मार्केट में आते हैं, इस मार्केट में आने के बाद आते ही ये तीनों सेलर कस्टमर को, बायर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपना सामान बेचने के लिए अपने पास बुलाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन देते हैं। कोई कहता है कि उसके सेब बहुत अच्छे हैं, है ना, कोई कहता है कि उसके सेब सस्ते हैं, आ रहा है समझ में। या इस तरीके से किसी भी तरीके से, या कोई व्यक्ति अच्छे से बात करता है, अपना अपना अच्छा बिहेवियर शो, सॉफ्ट बिहेव शो करता है, तो सेलर का अपना अपना तरीका होता है, और वो सेब बेचने के लिए या सेब खरीदने के लिए बायर को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए पूरी कोशिश करते हैं। उन्हें पता है कि बायर के पास सेब अभी नहीं है, और नहीं है इसका मतलब यह है कि लेस ही हैज, मोर ही वॉन्ट, है ना। तो उसके पास सेब है नहीं, तो सेब चाहिए उसे। अब आप किसी एक से खरीद लेते हैं, मान लीजिए आपने पहला जो सेलर है S1, इससे खरीद लिया सेब। अब उसके बाद ये दूसरा जो सेलर है, दूसरा और तीसरा, ये आपको सेब खरीदने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहता है। क्यों नहीं कहता है? कि उसे पता है कि अगर अब आपसे सेब खरीदने के लिए कहता है तो टाइम वेस्ट कर रहा है। उसे पता है कि आपके पास अब खरीदने के बाद आपके पास सेब है, अगर है तो लेस यू वांट, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हर दुकानदार, हर सेलर अपनी डेली लाइफ में इस तरह का व्यवहार शो करता है। वास्तव में वो चाहे उपयोगिता ह्रास नियम उसने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, लेकिन वो उपयोगिता ह्रास नियम को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करता है। दूसरा उदाहरण लेते हैं हम सरकार का। सरकार अपने नागरिकों से टैक्स लेती है, टैक्सेशन, है ना। टैक्सेशन, जो टैक्स होता है, जो टैक्स लिया जाता है, दो प्रकार के टैक्स की हम बात करते हैं मुख्य रूप से। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स, जो इनकम टैक्स है, ये डायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है। पेन खराब हो जा रही है, बीच बीच में लिखने में दिक्कत हो रही है। आप इसको जो मैं बोल रहा हूँ उस तरीके से समझते हुए अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। और एक उदाहरण है, बहुत पॉपुलर टैक्स है आजकल, काफ़ी ज़्यादा बात होती है जिसकी, वो है जीएसटी। जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स का उदाहरण है, ठीक है। हम फोकस होता है इनकम टैक्स पर। देखिए, जो भारत सरकार ने जो इनकम टैक्स का जो नियम बनाया है, उस नियम की बात मैं करता हूँ। अगर आपकी इनकम के कुछ स्लैब है, स्लैब का मतलब है इनकम की कुछ रेंजेज हैं। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख, 2,50,000 से कम है, 2,50,000 या इससे कम है, तो ये एक स्लैब है। फिर दूसरा स्लैब है 2.5 लाख से, हम इसको लाख में लिखेंगे। अगर इनकम 2.5 लाख रुपए है, यानी 2,50,000 रुपये है, तब जीरो टैक्स होगा, तब कोई टैक्स नहीं लगेगा इनकम पर। और जब इनकम 2 लाख से 5 लाख, 2,50,000 से या 2,50,000 से अधिक है, लेकिन 5 लाख तक है ना, इसको 5 लाख लिखा है, 5 लाख तक है, तब उपभोक्ता को तब आदमी को, जिसकी आय हो रही है, आय कमाने वाले व्यक्ति को, उसकी आय का 5% टैक्स दिया लगता है, उसको टैक्स देना होता है, अपनी आय का 5% हिस्सा। अगर इनकम 5 से 10 लाख के बीच में है, 5 लाख से लेके 10 लाख तक है, 5 लाख से अधिक है लेकिन 10 लाख से कम है, तब जो टैक्स लगता है वो 20% लगता है। देखिए, अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है, अगर इनकम कम है ना, लेस इनकम है, तो लेस टैक्स है। मोर इनकम है तो मोर टैक्स है। ऐसा क्यों है? इसमें उपयोगिता ह्रास नियम का ध्यान रखा जाता है। आजकल की सरकारें, हम जानते हैं, कल्याणकारी सरकारें होती हैं सामान्यतः, सिद्धांतिक रूप से। तो अगर इनकम कम है, तो अर्थशास्त्री इस बात को जानते हैं, या फिर हम कहते हैं कि सरकार इस बात को जानती है कि किसी व्यक्ति की इनकम अगर कम है तो उसको इनकम हम रुपये में लिखते हैं। अगर उसके पास इनकम कम है तो इसका मतलब रुपये कम है, रुपये कम है तो उससे ज़्यादा रुपयों की आवश्यकता है, लेस ऑफ समथिंग ही हैज़, मोर ही वॉन्ट्स, है ना। तो उससे रुपयों की ज़्यादा आवश्यकता है, तो सरकार क्या करती है, उसके जो जिसकी इनकम कम है, भाई इसको जो है ज़्यादा रुपयों की आवश्यकता है, तो उस पर कम टैक्स लगाती है। ऐसे ही जिनकी इनकम अधिक होती है, पता है कि उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है, जिसके पास ज़्यादा रुपया होता है तो उसको रुपयों की कम आवश्यकता होती है, तो उस पर ज़्यादा टैक्स लगा दिया जाता है, क्योंकि उसके पास रुपया पहले से ज़्यादा है, उसको उतनी ज़रूरत नहीं है जितना कि उसके पास है, तो उस पर टैक्स इम्पोज कर दिया जाता है ज़्यादा मात्रा में। ऐसे ही जो टैक्सेशन का जो पॉलिसी होती है, उपयोगिता ह्रास नियम को ध्यान में रखते हुए टैक्सेशन पॉलिसी इम्प्लीमेंट की जाती है। हम कह सकते हैं टैक्सेशन पॉलिसी या कर की जो नीति लोगों पर कर लगाया जाता है, वह उपयोगिता ह्रास नियम को ध्यान में रखते हुए लगाया जाता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि उपयोगिता ह्रास नियम को अप्लाई किया जाता है कर नीति में। तो ये हमने बात की उपयोगिता ह्रास नियम के अनुप्रयोगों की, एप्लीकेशंस की। हम इस तरह के अनगिनत उदाहरण अपने आसपास की आर्थिक दुनिया में देख सकते हैं, जब
उपयोगिता ह्रास नियम को डेली लाइफ में अप्लाई किया जाता है। उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में 3 महत्वपूर्ण बातें हम यहाँ पर समराइज कर रहे हैं। पहली बात है कि एक वस्तु की उपभोग की मात्रा में लगातार वृद्धि होने पर प्रत्येक अंतिम इकाई से मिलने वाली उपयोगिता में लगातार कमी होती जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है उपयोगिता ह्रास नियम के बारे में, जिस इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता शून्य होती है उस इकाई का उपभोग करने पर कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। यानी ये अधिकतम संतुष्टि का बिंदु होता है। कहने का मतलब यह है कि जहाँ पर सीमांत उपयोगिता शून्य होती है ठीक उसी बिंदु पर कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। और तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु इसमें जो याद रखने लायक है या इसको समझने लायक है वह है कि जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो उपभोक्ता को वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने पर कोई उपयोगिता नहीं मिलती है, नकारात्मक उपयोगिता मिलती है, इसलिए वह किसी भी अतिरिक्त इकाई का उपभोग नहीं करता है। और जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है तो इस पूरे जोन को हम उपयोगिता का नेगेटिव जोन कहते हैं या उपभोग रहित क्षेत्र भी हम इसे कह सकते हैं। इस क्षेत्र में उपभोक्ता किसी भी वस्तु की किसी भी इकाई का उपभोग नहीं करता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इसकी 3 मान्यताएं होती हैं। मान्यताएं और भी हो सकती हैं लेकिन हम 3 जो मुख्य मान्यताएं हैं इसकी उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक तो है कि वस्तु की जितनी भी इकाइयों का उपभोग किया जा रहा है वो सभी इकाइयाँ होमोजेनस होती हैं, सभी इकाइयाँ समरूप होती हैं। दूसरी मान्यता यह है कि उपभोग की अवधि में जो उपभोक्ता का जो मेंटल स्टेट होता है या उपभोक्ता की जो रुचियां होती हैं, उसकी प्राथमिकताएं होती हैं, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तीसरी मान्यता है जिस वस्तु का उपभोग किया जा रहा है उसकी कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता है और साथ ही साथ उसके जो अल्टरनेटिव गुड्स हैं उनकी कीमतों में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये तीनों मान्यताएं उपभोग की अवधि के दौरान होती हैं। हम ये नहीं कहेंगे कीमत कभी साल भर में कभी बदलती नहीं है ना, कभी भी नहीं बदलती, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हम ये करेंगे जिस अवधि में उपयोगिता ह्रास नियम लागू हो रहा है उस अवधि में तीनों मान्यताएं इस तरीके से लागू होती हैं, तभी उपयोगिता ह्रास नियम लागू होता है, अदरवाइज उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। हम इसके उदाहरण से समझते हैं। अगर जैसे सभी इकाइयाँ समरूप होती हैं, इसका मतलब यह है कि आपको 2 रोटियाँ खाने को दी जाएँ, 2 रोटियाँ अगर खाने को दी जाती हैं तो ज़रूर आप पहली रोटी से अधिक उपयोगिता पाएंगे और दूसरी से कम उपयोगिता पाएंगे। लेकिन अगर आपको तीसरी रोटी मिल जाती है, एक तीसरी रोटी मिल जाती है जो कि आपकी पसंद के अनुसार घी पराठा है या घी लगी हुई रोटी है ना, घी लगी हुई रोटी है जिसे आप बहुत पसंद करते हैं, तो फिर इस तीसरी रोटी की सीमांत उपयोगिता आपके लिए इन 2 रोटियों से अधिक हो जाएगी। 2 रोटी आप खा चुके हैं इसके बावजूद भी अधिक हो जाएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये 2 रोटियां और ये तीसरी रोटियां समरूप नहीं हैं। तो अगर समरूप नहीं है, अगर किसी वस्तु की सभी इकाइयाँ समरूप नहीं हैं तो फिर उनसे मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता होती है उनमें परिवर्तन हो सकता है, यानी उपयोगिता ह्रास नियम वहाँ पर लागू नहीं होता है। ऐसे ही उपभोग के दौरान अगर उपभोक्ता की रुचियों में बदलाव आ जाता है तब फिर उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। खासकर जो नशा करने वाले जो पदार्थ होते हैं, मादक पदार्थ होते हैं, उनके मामले में ऐसा देखा जाता है कि मादक पदार्थ की 1 यूनिट लेने के बाद उपभोक्ता को अगली यूनिट की अधिक आवश्यकता महसूस होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे ही वो 1 यूनिट का उपभोग करता है मादक पदार्थ की तो उसकी मेंटल स्टेट बदल जाती है ना, तो उसकी रुचियाँ बदल जाती हैं, उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, तो यहाँ पर भी उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। और जब हम बात करें कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है और उसके स्थानापन्न वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो ये भी ये कहता है कि जिस अवधि में उपभोग किया जा रहा है अगर उसी अवधि में वस्तु की कीमत में बदलाव हो जाएगा तो फिर उपभोक्ता का व्यवहार उपयोगिता ह्रास नियम को फॉलो नहीं करेगा, नहीं करता है। तो वस्तु की कीमत में बदलाव नहीं होना चाहिए उपभोग की अवधि के दौरान। और उसकी जो स्थानापन्न वस्तु हैं, जैसे मान लीजिए सेब एक फल है, हम फल का उपभोग कर रहे हैं, तो फल के मामले में सेब और सेब को दूसरा फल एक दूसरे के स्थानापन्न वस्तु हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जो अगर दूसरे फल की कीमत में परिवर्तन हो जाता है या दूसरे किसी स्थानापन्न वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो फिर उपभोक्ता का व्यवहार उस वस्तु के प्रति बदल जाता है और उपयोगिता ह्रास नियम लागू नहीं होता है। अब आपको इस बात का उत्तर मिल गया होगा, इस प्रश्न का जवाब मिल गया होगा कि अगर हमारे पास 8-10 कैंडीज हैं और हमें और कैंडीज ऑफर की जा रही हैं उपभोग करने के लिए, तो एक उपभोक्ता की हैसियत से या उपभोक्ता की तरह हम बाकी कैंडीज को रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों रिजेक्ट कर देते हैं? क्योंकि जब तक हमें सीमांत उपयोगिता धनात्मक रूप में मिलती है, किसी भी वस्तु की अलग अलग इकाइयों का उपभोग करने पर जब तक हमें सीमांत उपयोगिता यानी MU जब तक पॉजिटिव है, इवन जब तक 0 नहीं हो जाती है, तब तक हम उसका उपभोग करते हैं। और ये जरूरी नहीं कि 8 कैंडीज में ही हो, 10 में भी हो सकता है, 15 में भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही जो सीमांत उपयोगिता होती है
वो जैसे ही नेगेटिव जोन में जाती है ना, उपयोगिता के नेगेटिव जोन में जाती है, नेगेटिव जोन ऑफ यूटिलिटी, जैसे ही किसी वस्तु की या कैंडीज की जो इकाइयाँ हैं वो उपयोगिता के नेगेटिव जोन में जाने लगती है, तो उपभोक्ता उनके कंजम्पशन को रिजेक्ट कर देता है या उनकी और इकाइयाँ नहीं खरीदता है। तो ऐसा उपयोगिता ह्रास नियम के कारण होता है।